नमस्कार। आइए एक नदी की कल्पना करते हैं। एक ऐसी नदी जो सिर्फ पानी नहीं बहाती, बल्कि अपने साथ सदियों का इतिहास, संस्कृति और ना जाने कितने संघर्षों को लेकर बहती है। आज हम जगदीश चंद्र माथुर के इसी गहरे अध्याय ओ सदानीरा के सफर पर चलेंगे। ये एक नदी की कहानी है और यही समय की भी कहानी है। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? इसमें 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सदानीरा आखिर है क्या। फिर हम चलेंगे इसके किनारे बसे इतिहास की गलियों में, वहां हुए जुल्म और संघर्ष की कहानी को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे गांधी जी के आने से एक नया सवेरा हुआ। और हां, सबसे आखिर में परीक्षा के लिए जो जरूरी बातें हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से। इस अध्याय के दिल को समझते हैं, यानी कि खुद नदी को। ये सदानीरा, इसका असली मतलब क्या है? तो देखिए, सदानीरा इसका मतलब बहुत सीधा सा है, वो नदी जिसमें हमेशा नीर यानी पानी रहे। लेकिन ये सिर्फ गंडक नदी का एक सुंदर सा नाम नहीं है। नहीं, ये इस पूरे निबंध का आप कह सकते हैं मेन कैरेक्टर है। एक ऐसा गवाह जो चुपचाप चंपारण के तट पर सदियों से इतिहास को बनते और बिगड़ते देख रहा है। अब जब हमने नदी को जान लिया, तो चलिए जरा इसके किनारों पर चलते हैं, क्योंकि सदानीरा के किनारे सिर्फ मिट्टी और पानी नहीं है। वहां तो इतिहास की एक पूरी की पूरी तस्वीर बनी हुई है। एक ऐसी जमीन जो बहुत पुरानी भी है और उतनी ही नई भी। इस जमीन ने क्या कुछ नहीं देखा है, सोचिए जरा। करीब 2500 साल पहले की बात है। यहीं पर गौतम बुद्ध शांति का संदेश देते थे। फिर सदियों तक कर्नाट वंश ने यहां राज किया। लेकिन फिर आया साल 1325, गियासुद्दीन तुगलक का हमला हुआ और सब कुछ बदल गया। और जानते हैं सबसे बड़ा बदलाव क्या था? यहीं से उन घने जंगलों की कटाई शुरू हुई और इस जमीन की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। और लेखक ने यहाँ क्या कमाल का फर्क दिखाया है, अतीत और आज के बीच। जरा सोचिए, एक वक्त था जब यहाँ घने जंगल हुआ करते थे। पेड़ों की जड़ें वो नदी के बहाव को काबू में रखती थी, उसे शांत रखती थी। और आज उन जंगलों की जगह ले ली है सपाट खेतों ने। नतीजा, अब नदी का जो गुस्सा है ना, वो सिर्फ बरसात में उबलता है, बेकाबू होकर सब कुछ तबाह करते हुए। और वो जो कर्नाट वंश की बात हमने की थी, वो एक बहुत अहम दौर था। लेकिन राजा हरीश सिंह देव की हार, वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब बदल दिया। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए नेपाल भागना पड़ा और बस यहीं से इस इलाके के जंगलों की बर्बादी का दरवाजा खुल गया। तो जंगल कटे और जैसे ही जंगल कटे, सदानीरा की जमीन पर नए लोग आए और उनके साथ आया एक नया तरह का जुल्म। देखिए, इस जमीन की भी 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ इसने थारू लोगों को, पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों को पनाह दी, लेकिन दूसरी तरफ यही जमीन धांगड़ जैसे समुदायों के लिए एक जेल बन गई। उन्हें यहां जबरदस्ती लाया गया था, बहुत ही बुरी हालतों में। और ये जो धांगड़ शब्द है ना, इसके मतलब में ही उनकी पूरी कहानी छिपी है। ओराम भाषा में इसका सीधा सा मतलब है भाड़े का मजदूर। सोचिए, नाम ही काम से पड़ गया। उन्हें नील की खेती के लिए लाया गया था और उनका इतिहास वो शोषण का इतिहास है। तो ये शोषण होता कैसे था? इसका आधार थी एक प्रथा, 3 कठिया प्रथा। ये 3/20 का जो आंकड़ा है ना, यही उनकी गुलामी की कहानी कहता है। इसका मतलब था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, तो उसमें से 3 कट्ठे पर आपको जबरदस्ती अंग्रेजों के लिए नील उगाना ही पड़ेगा। कोई चारा नहीं था। और ये कोई छोटी मोटी जबरदस्ती नहीं थी, ये एक पूरा सिस्टम था क्रूरता का। खासकर अमोलवा कोठी का मैनेजर था MHMN, उसका तो आतंक था। उसका जुल्म वहां के किसानों के लिए रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। तो इस जुल्म के अंधकार में अप्रैल 1917 में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। जी हां, अब कहानी में एंट्री होती है महात्मा गांधी की। एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, उनके ही बुलावे पर गांधी जी चंपारण आए और उनका यहां आना बस यूं समझ लीजिए कि जालिम नील राज के खत्म होने की शुरुआत थी। अब यहां एक बात बहुत जरूरी है, गांधी जी का मिशन सिर्फ अंग्रेजों से आजादी दिलाना नहीं था। नहीं, वो बहुत आगे की सोच रहे थे। वो जानते थे कि असली आजादी तब मिलेगी जब लोग डर से आजाद होंगे, जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और जब समाज की बुराइयां दूर होंगी। ये थी उनकी दूर की सोच। और अपनी इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 आश्रम स्कूल खोले, देश भर से लोगों को बुलाया कि आइए यहां काम कीजिए। और तो और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी खुद भितिहरवा आश्रम में रहीं और वहां काम किया। तो चलिए,
अब तक हमने पूरी कहानी समझ ली। अब जरा उस नजरिए से देखते हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस चैप्टर से बार बार पूछे जाते हैं, उन पर फोकस करते हैं। पहला सवाल, सदानीरा शब्द का सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक मतलब क्या है? तो याद रखिए, यह सिर्फ एक नदी नहीं है, यह प्रतीक है समय के लगातार बहने का, हमारी संस्कृति के प्रवाह का। दूसरा सवाल, ये तिनकठिया प्रथा क्या थी? बिल्कुल सीधा सा जवाब है, ये वो जालिम सिस्टम था जिसमें किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। और तीसरा अहम सवाल, गांधी जी ने शिक्षा के लिए चंपारण में क्या किया? तो उन्होंने 3 आश्रम स्कूल बनवाए। क्यों? ताकि गांव के बच्चों को ताकत मिले, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। तो चलिए फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। सदानीरा मतलब गंडक नदी, जो इतिहास की गवाह है। हमने देखा कर्नाट वंश का राज, तुगलक का हमला और जंगलों का कटना। फिर हमने जाना थारू और धांगड़ लोगों के बारे में और अंग्रेजों की जालिम तिनकठिया प्रथा को। और फिर सॉल्यूशन के तौर पर 1917 में गांधी जी आए, सत्याग्रह हुआ और 3 स्कूल खुले। सबसे बड़ा मैसेज क्या है? यही कि हमारी संस्कृति, प्रकृति और हमारे काम, ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आज जब हम सदानीरा की धारा को देखते हैं तो वो हमें क्या सिखाती है? हमारे अपने इतिहास और हमारे पर्यावरण के साथ हमारे रिश्ते के बारे में क्या संदेश देती है? सोचिएगा जरूर।